वेल एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी। साइंस पोर्शन से हम डिस्कस करेंगे आज सेल्स को थ्रो एमसीक्यूज। एस्पिरेंट्स की काफ़ी डिमांड आई हुई थी। जेके एसएसबी, जेके पीएससी एग्जाम्स, इन सब एग्जाम्स में ये कॉमन टॉपिक है। यहाँ पे दिया गया है सिलेबस में। चलिए, सेल्स के कुछ हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं जो अक्सर पीवाईक्यूज में भी हैं और आगे भी जो है आने के बहुत चांसेस हैं। इन एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले हमें सेल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सेल क्या होता है? सेल होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, इसी को बोला जाता है सेल। जैसे मतलब ये कि हर प्लांट, हर एनिमल, हर इंसान छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, राइट। और यहाँ पे जो सेल होते हैं, जैसे आपका घर जो है ईंटों से बनता है, सरिये से बनता है, मतलब ईंटों से हर एक ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट लगा के जो एक घर तैयार होता है, इसी तरह से सेल जोड़ 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 के एक बॉडी जो है वो मुकम्मल हो जाती है। इसीलिए सेल को बोला जाता है बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। अब सेल के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था रॉबर्ट हुक ने। किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको किसी भी एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है और जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा वही आपको एनफ है आपका किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप क्लास को एंड तक देखिए रहिए, हर एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। आपको वो सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे, वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में डिस्कवर किया था सेल को। सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ने। उन्होंने क्या किया था? एक कॉर्क था, मतलब आप एक किस्म से ले लो, किसी दरख्त का छिलका लिया हुआ था उन्होंने, उस पे उसको माइक्रोस्कोप से देखा हुआ था और उसमें उसको क्या दिखा था? डब्बे जैसे दिखे हुए थे। कोई बोलता है कि जो मक्खी, शहद की मक्खी होती है, उसका जो छत्ता होता है वो लिया होता है, लेकिन उसने एक्चुअली जो है वो पी लिया था, किसी भी दरख्त का छिलका लिया था, उसी में उसको क्या दिख रहे थे? डब्बे जैसे दिख रहे थे और जो बक्स जैसे थे, उसी बक्स को उसने नाम दिया था सेल। देखो, सेल बना होता है, आपने कंप्यूटर में पढ़ा है, सेल बना होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस जब आपस में मिलती हैं तो सेल बना देती हैं। वो जो सेल बॉक्स है उसी को नाम दिया गया था सेल। तो किसने दिया था सबसे पहले नाम सेल? तो ये दिया था सेल दिया था नाम रॉबर्ट हुक ने। तो उसके बाद जो है लिविंग सेल के बारे में ये दिया था, नॉन लिविंग थिंग्स में उसने डिस्कवरी की थी। और उसके बाद लिविंग थिंग्स का सेल जो है, लिविंग थिंग्स का सेल जो है वो डिस्कवर किया था बाद में एंटन वेन लिवेनहॉक ने। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वैन ल्यूवेनहॉक, इसने बताया था लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले। तो ये थी सेल की बेसिक हिस्ट्री। किसने बताया था पहले? नॉन लिविंग के बारे में बताया रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और उसके बाद लिविंग सेल के बारे में बताया एंटन वेन लिवेनहॉक ने। तो टाइप्स ऑफ सेल हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल में हमारे पास दो किस्म के सेल होते हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? देखो, प्रोकैरियोटिक मतलब सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो सेल जो है बहुत छोटा होता है और प्रॉपर न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। तो साइज क्या होगा? स्मॉल होगा और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। तो नंबर थर्ड चीज जो इसमें होगी, इसका जो डीएनए होगा, तो डीएनए सीधा पता कहां पे मिलेगा आपको? साइटोप्लाज्म में। कहां पे मिलेगा? साइटोप्लाज्म में। ये आपको याद रखना है। डीएनए इस सेल में मौजूद होगा, लेकिन होगा कहां पर? साइटोप्लाज्म में होगा। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैं सेल पार्ट्स आपको पढ़ाऊंगा। आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक का साइज जो होता है स्मॉल होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है और इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। और डीएनए जो होता है वो डायरेक्टली किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, राइट। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है। क्या होता है? सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ये किस में पाया जाता है? ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है किस चीज में पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल अक्सर जो है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। किस में? बैक्टीरिया में पाया जाता है। कौन से बैक्टीरिया? अगर आपको पूछा जाएगा तो ई कोली जो वाटर में होता है उसमें पाया जाता है, या फिर सेकंड पे आपको आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी में आपके पास ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो पाया जाता है। होप आपको प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो अच्छे से समझ आया हो। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, पार्ट्स। प्रोकैरियोटिक
सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं। अब वो पार्ट्स कौन-कौन से हैं? तो नंबर 1 प्रोकैरियोटिक में होगा सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये मैं आगे बताऊँगा आपको। ये यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपके पास साइटोप्लाज़्म भी इसमें मौजूद होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज़्म भी इसमें होता है और तीसरे नंबर पे इसमें राइज़ोज़ोम भी होता है। राइज़ोज़ोम भी होता है और फोर्थ पे डीएनए नेक्ड फॉर्म में होगा। डीएनए नेक्ड फॉर्म यानी कि नेक्ड फॉर्म में, नेक्ड फॉर्म मतलब नेक्ड फॉर्म मतलब ये सीधे-सीधे किसमें होगा? साइटोप्लाज़्म में होगा। किसमें होगा? साइटोप्लाज़्म में खुला होगा, राइट? और कभी-कभार प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल भी होती है। क्या होती है? सेल वॉल भी होती है, कभी-कभार लेकिन, ठीक है? ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है ये? यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होता है और ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में है जो है पाया जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड टाइप। सेकंड पे आता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोटिक सिंपल होता है और यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें सेकंड नंबर पे न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो है प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, राइट? और नंबर थर्ड पे इसमें जो है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है। और इसका साइज जो होगा वो लार्ज होगा, बड़ा होता है थोड़ा। साइज क्या होता है? साइज लार्ज होता है। कितना लार्ज? उतना लार्ज भी नहीं, लेकिन 1 टू 100 माइक्रोमीटर तक होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे मतलब इसके पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट? अब चलिए, इसके मैं आपको ये जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर आपको याद रखना है। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियस मौजूद होता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। साइज इसका बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यूकैरियोटिक सेल के पार्ट्स। क्या बताता हूँ? पार्ट्स। इसमें पार्ट्स क्या होंगे? नंबर 1 इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। नंबर सेकंड इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। नंबर थर्ड इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, राइट? और नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया और नंबर 5 इसमें राइजोसोम भी होते हैं। राइजोसोम या राइजोसोम कुछ भी बता दें। नंबर 6 इसके पास ईआर होता है। व्हाट इज ईआर? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और नंबर 7 इसमें होती है गोल्गी बॉडी। क्या होती है? गोल्गी बॉडी भी मौजूद होती है। प्लांट सेल में नंबर 8 आपको याद रखना है। प्लांट सेल अगर होगा तो उसमें सेल वॉल भी मौजूद होगी। सेल वॉल मौजूद होगी। सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो मौजूद होगी और क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होगा। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होगा। और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होगा। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। ये आपको याद रखना है। तो सिंपल में आपने क्या पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसी तरह से साइज प्रोकैरियोटिक का छोटा और यूकैरियोटिक का बड़ा और स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोकैरियोटिक का सिंपल और यूकैरियोटिक का कॉम्प्लेक्स। और इसी तरह से एग्जांपल मैंने दी थी, तो एग्जांपल जो है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी था। इसी तरह से यूकैरियोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल था। अब मैं आपको समझाता हूँ सेल। देखो, सेल के बहुत सारे पार्ट्स हैं। एनिमल सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला पार्ट मैं लेता हूँ, आपको पहले समझाता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है। देखो, ये सेल का आउटर पार्ट होता है। क्या होता है? सेल का आउटर पार्ट होता है। अब इस आउटर पार्ट का काम क्या रहता है? आउटर पार्ट है तो ये मतलब सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है और इसका काम रहता है कि बाहर से कोई चीज को अंदर इंसर्ट करना या अंदर से किसी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ये किसका काम है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। क्या काम है? बाहर से चीजों को अंदर लाना और अंदर से चीजों को बाहर निकालना। अंदर से कौन चीज होगी? वेस्ट मटेरियल या फिर जो यूजफुल चीज है उसको सेल से बाहर निकालना। तो वही ये है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपली हम बता सकते हैं ट्रांसफर करता है मटेरियल को फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इन
साइड। होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो हम बताएंगे वो बताएंगे ये साइटोसोल का। चलिए साइटोसोल क्या चीज होती है? देखो साइटोसोल ये लिक्विड पार्ट होता है जिसमें सब ऑर्गेनेल्स, ये साइटोसोल। साइटोसोल का दूसरा नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या काम है? साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। और लिक्विड पार्ट मतलब प्लांट मतलब सेल का लिक्विड पार्ट जो है उसी को साइटोप्लाज्म बोला जाता है या फिर साइटोसोल बोला जाता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका यही काम होता है कि जितने भी दूसरे पार्ट्स होते हैं सेल के, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये दूसरे न्यूक्लियस वगैरह, ये सारे पार्ट्स जो हैं इसी में तैरते रहते हैं, मतलब इसमें स्विम करते हैं और इसी में सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन किसमें होती है? साइटोसोल में ही होती है। साइटोसोल का दूसरा नाम साइटोप्लाज्म कहा जाता है। चलिए अब देखो यहाँ पे आपको तीसरा पार्ट में समझाता हूँ, ये वाला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये वाला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? तो ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। क्या है? सेल को जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस ही करता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है और इसको बोला जाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। डीएनए यही होता है इसी में। जो जो डीएनए होता है ना, डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए मौजूद होता है, राइट। और सेल को बताता है कि क्या काम करना है। देखो जो न्यूक्लियस होता है ना, ये सेल को बताता है कि सेल ने क्या काम करना है, कौन सी चीज इसने प्रोड्यूस करनी है, कौन सी नहीं करनी है, या फिर किस काम को करना है और किस काम को नहीं करना है। पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो न्यूक्लियस ही सेल का करता है। ऑलराइट। और इसके बाद आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये क्या काम करता है? ये इस राइजोसोम को बनाने का काम करता है, राइट। और राइजोसोम्स क्या करते हैं? ये राइजोसोम जो है ये प्रोटीन को बनाते हैं। आपको ये याद रखना है। प्रोटीन को कौन बनाता है? राइजोसोम्स। और राइजोसोम्स को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, राइट। और ये जो राइजोसोम है इनको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। याद रखना है, पूछा जाता है विच वन इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो राइजोसोम है, राइट। इसके बाद आपके पास आता है, देखो ये मैं समझाता हूँ आपको, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सेल के अंदर एक नेटवर्क जैसी ट्यूब होती है। देखो क्या होता है? नेटवर्क जैसी ट्यूब होती है। ये जो है नेटवर्क जैसी ट्यूब होती है। और ये मतलब फ्लैट होती है, फ्लैट होती है। फ्लैट एंड सैक बोल सकते हैं इसको हम, का सिस्टम होता है। ये ज़्यादातर न्यूक्लियस के पास ही होता है, मतलब न्यूक्लियस के आसपास ही मूव करता है, ज़्यादातर न्यूक्लियस के आसपास रहता होता है और सेल के अंदर चीज़ों को बनाने और ले जाने का काम करता है। मतलब सेल के अंदर जो चीज़ लेनी है, मतलब जो सेल को रिक्वायरमेंट है वो चीज़ ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टम ही सेल को प्रोवाइड करती हैं कि सेल को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये। एंडोप्लाज्मिक रेक्टम क्या है? सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, राइट। और या हम फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, फैक्ट्री ऑफ सेल। मतलब जिस चीज की सेल को जरूरत है वो इसी एंडोप्लाज्मिक रेक्टम से मिलेगा। ऑलराइट। एंडोप्लाज्मिक रेक्टम दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेक्टम होते हैं। एक होता है, चलिए इसको थोड़ा मैं अरेंज करता हूँ, ये वाला। तो ये एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। देखो ये जो स्मूथ होता है ये राइजोसोम, ये जो राइजोसोम है ना, ये राइजोसोम ये इस पर नहीं होते हैं, ये इसके साथ स्मूथ के साथ टच नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये जो स्मूथ ईआर है ये लिपिड मतलब चर्बी बनाने और डिटॉक्सिफिकेशन करना इनका काम होता है। देखो ये जो स्मूथ ईआर होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है चर्बी बनाना, मतलब लिपिड्स बनाना, चर्बी बनाना और डिटॉक्सिफिकेशन करना, मतलब जो भी जहरीली चीजें हैं उनको डिटॉक्स कर देना, खत्म कर देना। ये किसका काम है? ये स्मूथ आरएनए का काम है। और रफ ईआर, इस पे क्या होता है? इस पे जो देखो स्मूथ पे राइजोसोम्स नहीं होते लेकिन रफ पे जो है राइजोसोम लगे होते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखो ये रफ ईआर जो है ये प्रोटीन को बनाते भी हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। प्रोटीन को भी बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट को भी
उसको ट्रांसपोर्ट भी बॉडी में करते हैं। यह आपको याद रखना। प्रोटीन कौन बनाता है? राइजोसोम तो प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट उसको करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और ये प्रोटीन बनाने में हेल्प भी करता है। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट में आपको यहाँ पे एक चीज है, गोल्गी बॉडी। अब ये गोल्गी बॉडी क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। जो वो प्रोटीन बनती है ना बॉडी में, कौन बनाता है? राइजोसोम बनाता है। ये रफ ईआर बनाता है, उस प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, कौन करता है मॉडिफाई? गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, उनको पैक कर देते हैं। और क्या करते हैं? पैक करते हैं और सेल के डिफरेंट हिस्सों में भेज देते हैं। बस ये आपको याद रखना है। प्रोटीन को इसने गोल्गी बॉडीज ने पैक करना है, मॉडिफाई करना है, फिर पैक करना है, फिर दूसरी पार्ट्स में, सेल के दूसरे पार्ट्स में भेज देना है। जैसे रेक्टिकुलम के लिए भेज दिया, यहाँ पे वैक्यूल के लिए भेज दिया, सेल के लिए भेज दिया, और प्लाज्मा के लिए भेज दिया। यहाँ पे सब जगह जो है इसने भेज देना है प्रोटीन को। ऑलराइट, तो ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, इस वाले को समझा देता हूँ मैं, माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। देखो, एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और किस फॉर्म में होता है? एटीपी मॉलिक्यूल में। बताओ लिविंग में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है? 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स लिविंग में। उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आपको मैंने ये बताया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट, राइट। ये इसकी फुल फॉर्म है एटीपी की। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, राइट। क्योंकि सारी एनर्जी जो है वो यहीं पे बनती है। ऑलराइट, क्योंकि सारी एनर्जी जो है वो यहीं पे बनती है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ, पेरोक्सीसोम जो है इसका क्या काम रहता है। देखो, ये जो पेरोक्सीसोम या पेरोक्सीसोम बोल सकते हैं आप, ये हार्मफुल केमिकल को तोड़ता है। जो भी सेल के अंदर कोई भी हार्मफुल चीज एंटर हो जाती है, उसको तोड़ने में हेल्प करता है और उसको तोड़ देता है। तो ये हार्मफुल केमिकल्स को तोड़ता है, हार्मफुल केमिकल्स को ब्रेक करता है, राइट। जब हार्मफुल केमिकल को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, मतलब बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। बॉडी को डिटॉक्स कर देगा मतलब खतरे से बाहर निकालेगा, उस हार्मफुल एलिमेंट से बाहर निकाल देगा, उस हार्मफुल एलिमेंट्स को खत्म कर देगा, राइट। और उसके बाद आता है हमारे पास जो बचता है ये लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या रहता है? देखो, अब लाइसोसोम या लाइसोसोम आप प्रोनाउंस करें, लाइसोसोम का काम है सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको खत्म कर देना, तोड़ देना, ब्रेक कर देना, राइट। और जब वो ब्रेक कर देगा तो इसमें जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसमें एंजाइम्स होते हैं और उनको जो है वो डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है उस वेस्ट मटेरियल को। इसीलिए लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइड बैग। क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग, राइट। अब लास्ट हमारे पास बचता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का क्या काम है? देखो, ये चीजें जो है, ये साइटोस्केलेटन, ये जो रस्सियां जैसे आपको दिख रही है, रोप्स, ये क्या है? ये साइटोस्केलेटन है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है सेल को शेप देना। क्या काम है इसका? शेप जो देता है सेल को, शेप देना। शेप कौन देता है सेल को? वो देता है साइटोस्केलेटन, ऑलराइट। साइटोस्केलेटन शेप देता है, और दूसरा अंदर जो है स्ट्रक्चर्स में सपोर्ट करता है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो जो डिसाइड होता है वो साइटोस्केलेटन पे ही डिसाइड होता है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। ऑलराइट, ये भी आपको समझ आया होगा। देखो, हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लिख दूं या नहीं लिखूं? डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। ये इसका फुल फॉर्म है। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए भी होता है। क्या होता है? आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमारे पास जो आरएनए होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आरएनए, एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है आर स्मॉल आर आरएनए और तीसरा होता है टीआरएनए। ये 3 टाइप्स के आरएनए आपको पूछा जाता है। आरएनए की कितने टाइप्स हैं? आरएनए की 3 टाइप्स आपको पूछा जाता है। एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए। तो ये तीनों आपको याद रखने ही रखने हैं। एमसीक्यूज करने से पहले ये आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, ये एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए क्या होता है? देखो, न्यूक्लियस में आरएनए बनता है, डीएनए से कॉपी होती है। जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, यहाँ पे जो न्यूक्लियस मैंने आपको बताया, तो वो जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो आरएनए बनता है, ये किसकी कॉपी होती है? डीएनए से कॉपी होके आरएनए बनता है। इस पर हाँ, ये याद रखना है आपने। डीएनए से कॉपी होके क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। TRANSCRIPTION, ट्रांसक्रिप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे वहां पे। तो वहां पे फिर आपको अगर ना आया तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए, एमआरएनए क्या होता है? देखो, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर। एम का मतलब है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड मैसेंजर। मैसेंजर से आपको पता चला ही होगा कि मैसेंजर का मतलब मैसेज लेना। मैसेज लेता है, कहाँ से कहाँ लेता है? देखो, ये जो है डीएनए से, डीएनए डीएनए से मैसेज लेकर राइबोसोम तक जाता है। कहाँ तक? राइबोसोम। राइबोसोम तक जाता है और वहां पर प्रोटीन बनाता है। देखो, डीएनए से क्या किया इसने? बोला, मैसेज लिया, राइबोसोम को बताया, डीएनए से लेकर राइबोसोम को बताया, तो क्या बना? तू बना प्रोटीन। क्या बना? प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन बनाने का काम करवाता है, ये कौन करवाता है? एमआरएनए, राइट। ये आपको याद रखना है। नंबर सेकंड पे आता है आपके पास आरआरएनए, भी आपको जानना जरूरी है। आरआरएनए क्या होता है? आरआरएनए ये होता है राइबोसोमल, राइबोसोमल, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका क्या काम होता है? देखो, इसका काम यही है कि इसको बोला जाता है पार्ट ऑफ द, क्या? पार्ट ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री का पार्ट इसको बोला जाता है। और ये क्या है? सारा प्रोटीन इधर ही बनता है। सारा का सारा प्रोटीन इस राइबोसोमल में ही बनता है, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास लास्ट वाला जो आपके पास आता है वो टीआरएनए। टीआरएनए, ये टीआरएनए क्या होता है? देखो, ये ये क्या करता है? ये जो अमाइनो एसिड बनते हैं ना, अमाइनो एसिड, उनको क्या करता है? उनको लेकर आता है। देखो, जब प्रोटीन बनते हैं ना, प्रोटीन बन रहे हैं, तो प्रोटीन बनते वक्त क्या पता क्या करता है? ये जो अच्छे वाले, जो सही अमाइनो एसिड होते हैं, उनको अमाइनो एसिड को कहाँ तक ले जाते हैं? वो राइबोसोम तक ले जाते हैं, राइबोसोम तक ले जाते हैं। देखो, प्रोटीन बन रहा है, वहां से अमाइनो एसिड, जो अच्छे वाले अमाइनो एसिड होते हैं, उनको लेके कहाँ? राइबोसोम तक पहुंचाता है। वो कौन पहुंचाता है? आपको पूछा जाएगा कि जब प्रोटीन बनती है तो अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? वो करता है टीआरएनए। टी का मतलब है ट्रांसफर, टी का मतलब है ट्रांसफर, ट्रांसफर। देखो, टीआरएनए जैसे आपने रखा है कि फैक्ट्री के लिए मजदूर जो होते हैं वो सामान बोझ उठा के ले आते हैं, सामान उठा के ले आते हैं, तो फैक्ट्री में डाल देते हैं। वही काम करता है टीआरएनए, अमाइनो एसिड को प्रोटीन से लाकर कहाँ पहुंचा देता है? राइबोसोम में। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये दिमाग में बिठाना है और आगे चलना। चले, वक्त को जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड द सेल? तो सेल को किसने डिस्कवर किया? लेवन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, स्केल्डन ने, या फिर शिवान ने? शिवान ने किया था, स्केल्डन ने किया था, या फिर रॉबर्ट हुक ने? बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब?
1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। देखो, एक से सेल और दूसरा है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब ये है, व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी का मतलब ये होता है कि हर लिविंग बीइंग जो है, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या बैक्टीरिया है, या ये कोई चीज़ है, वो किससे बनी है? वो सेल से बनी है। सेल को जोड़-जोड़ के बनाई गई है। ये किसने बताया था सबसे पहले? ये जो जोड़-जोड़ के बनाई गई है, इसी को बोलते हैं सेल थ्योरी। और इस सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने बताया था? चलिए बताइए। ए पार्ट, हुक ए ल्यूवेनहॉक, या स्केलेटन एंड शिवान ने, या विर्चोव एंड पास्चर ने, या डार्विन एंड लैमार्क ने। तो ये सबसे पहले बताया था स्केलेटन एंड शिवान ने। तो आप चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेरी आ सकती है आपको समझने में तो आप बता सकते हैं। चलिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी शेयर करना लाजमी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन थर्ड, ओमनिस सेलुला सेलुला वाज गिवन बाय। देखो, ओमनिस सेलुला सेलुला किसने दिया था? तो ये दिया था स्केलेटन ने, शिवान ने, विर्चोव ने, या हुक ने। तो ये दिया था विर्शोव ने। विर्शोव ने दिया था ओमिनस सेलुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हर बारी क्वेश्चन जो है वो चेंज होते हैं वो जेके एसएसबी में, तो ये चांस है आने का। ओमिनस सेलुला किसने दिया था? तो ये दिया था विर्चोव ने। इसका मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है हर सेल पहले से ही मौजूद सेल से बनता है। ये जो सेलुला जो है, ये बोलता है कि हर दूसरा सेल जो है पहले सेल से ही बनता है। मतलब डिवीजन ऑफ सेल की बात करता है। किसकी बात करता है? डिवीजन ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ सेल, पहला एक सेल था, फिर टूट के दो बन गए, फिर दो टूट के चार बन गए, फिर चार टूट के आठ बन गए। मतलब जो बाद में सेल बन रहा है वो पहले सेल की मौजूदगी में ही बन रहा है, उसी को बोलते हैं ओमिनस सेलुलर, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पावर हाउस ऑफ ए द सेल। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल? तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। तो यहाँ पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बताइए कहाँ पे प्रोटीन जो है वो बनाए जाते हैं? लाइसोसोम में, राइबोसोम में, न्यूक्लियस में, या ईआर में? तो यहाँ पे राइट आंसर है राइबोसोम में ही प्रोटीन जो है सिंथेसाइज होती है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या जो है वो प्रेजेंट रहती है और क्या चीज जो है वो एब्सेंट रहती है। देखो यहाँ पे एब्सेंट की बात की गई है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी चीज एब्सेंट रहती है? तो राइबोसोम होता है। यस, राइबोसोम तो होता है। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, या फिर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता है, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है फ्लूइड पार्ट इनसाइड द सेल। देखो, सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है, मैंने आपको बताया, उसको क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर सेल सैप, तो उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। देखो, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है? देखो, एनिमल सेल और प्लांट सेल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में नॉट प्रेजेंट। मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे बताइए सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड्स की, या फिर सेलुलोज की, या फिर स्टार्च की? तो हमें पता है कि सेल वॉल जो बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, राइट। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन, मॉडिफाइज एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स। देखो, प्रोटीन को मॉडिफाई करना और पैकेज करना, उसको क्या बोला जाता है? ईआर, राइबोसोम बोला जाता है, गोल्गी अपैरेटस बोला जाता है, या लाइसोसोम बोला जाता है? तो देखो, मॉडिफाई कर कौन करता है प्रोटीन को, और उसको पैक कौन करता है? तो ये गोल्गी अपैरेटस ही उसको पैक करके भेज देता है दूसरे सेल के पार्ट्स में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइसोसोम आर कॉल्ड। लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? तो क्या सुसाइड बैग, ब्रेन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल, या कंट्रोल सेल? तो लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइड बैग, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल को तोड़ता है, उसको डाइजेस्ट करता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइड बैग, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? क्या सेल वॉल बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, साइटोप्लाज्म, या न्यूक्लियस? तो आउटर में जो लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटोसिंथेसिस में प्लास्टिड जो होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ल्यूकोप्लास्ट के लिए होता है, क्रोमोप्लास्ट के लिए होता है, क्लोरोप्लास्ट के लिए होता है, अमाइलोप्लास्ट के लिए
होता है। तो ये लिपिड्स जो प्लास्टिड जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल में मौजूद होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। देखो सेल के अंदर कौन लाता है और सेल के बाहर कौन चीजों को लाता है, उसको क्या बोला जाता है, चलिए बताइए। बिल्कुल आसान है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होती है या राइजोसोम। देखो सेल मेम्ब्रेन का काम ही है चीजों को अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करना। देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है रफ ईआर हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स। देखो रफ ईआर जो है उसके राइबोसोम्स रफ में क्या उसके साथ चिपके होते हैं या उससे बाहर होते हैं, आउटर सरफेस में होते हैं या इनर सरफेस में होते हैं या बोथ में होते हैं। देखो रफ सरफेस में जो राइबोसोम्स होते हैं वो ऑन आउटर सरफेस होते हैं। कहाँ होते हैं, आउटर सरफेस होते हैं, क्योंकि वो रफ में उसी के साथ जो है वो चिपके होते हैं, राइट। नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स इज प्रेजेंट इन। देखो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है या न्यूक्लाइड में होता है या साइटोप्लाज्म में होता है। भाई जेनेटिक मटेरियल किसको बोला जाता है, जेनेटिक मटेरियल में बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है और सेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो बताइए डीएनए कहाँ पे होता है प्रोकैरियोट में, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए बताइए, तो ये होता है न्यूक्लॉइड्स में, न्यूक्लाइड में होता है जेनेटिक मटेरियल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑर्गेनेल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। किस ऑर्गेनेल्स में जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो मौजूद होता है, बताइए। गोल्गी बॉडी में होता है, राइबोसोम में होता है, लाइसोसोम में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं मौजूद लाइसोसोम में, यही तो डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम ही डाइजेस्ट। सुसाइड बैग आपको याद रखना है क्योंकि ये डाइजेस्ट करता है। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। बताइए इसमें से कौन सा जो है वो सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है। देखो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है कि नहीं है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, अभी मैंने सेल थ्योरी आपको समझाई। सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। तो ये सारी चीजें बताओ इसमें से कौन नहीं है, एक नहीं है बाकी तीन मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आता है वो है सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। यही जो है ऑप्शन सेल थ्योरी में मौजूद नहीं है। देखो हर एक सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये सिर्फ मौजूद होता है प्लांट सेल में। तो सेल थ्योरी डिस्कस करती है सब सेल के बारे में, ना कि प्लांट सेल के बारे में, और यही जो है ये पार्ट सेल थ्योरी का नहीं है। सेल थ्योरी में क्लोरोप्लास्ट के बारे में जिक्र नहीं आया है, बाकी सेल थ्योरी में बताया गया है कि वो बेसिक यूनिट है, हाँ है, और पहले से मौजूद सेल से बना हुआ सेल होता है वो भी मौजूद है, और सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो बने हुए होते हैं किसके, सेल के। तो ये भी सेल थ्योरी में आता है, सिर्फ और सिर्फ ये सी पार्ट जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल थ्योरी में नहीं आता है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल। जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है प्लांट सेल में वो क्या चीज होती है, देखो न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है या गोल्गी बॉडी होती है। तो बताइए लार्जेस्ट जो ऑर्गेनेल्स होता है प्लांट सेल का वो होता है वैक्यूल। क्या होता है, वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या चीज होती है, देखो ये वैक्यूल वो चीज होती है, इसको स्टोरेज भी बोला जाता है। स्टोर मतलब आपके घर में जो स्टोर होता है राशन का, इसी तरह से वैक्यूल जो है वो स्टोरेज का काम करता है प्लांट सेल में। जो चीज भी प्लांट सेल में स्टोर रहती है वो रहती है वैक्यूल में। तो वैक्यूल इज द स्टोरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, राइबोसोम आर मेड ऑफ। राइबोसोम किसका बना होता है, क्या डीएनए एंड आरएनए का होता है, आरएनए और प्रोटीन का होता है, लिपिड्स एंड आरएनए का होता है, डीएनए एंड लिपिड्स का बना होता है। देखो राइबोसोम में क्या चीज बनती है, राइबोसोम में बनती है प्रोटीन। क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन तो बनती है, क्या राइबोसोम में डीएनए होता है, नहीं, राइबोसोम में आरएनए, ओनली आरएनए होता है। तो आपको याद रखना है बी पार्ट इज द राइट आंसर, दैट राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ ओनली आरएनए एंड प्रोटीन, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स इन। देखो सेलुलर रेस्पिरेशन किस में होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है क्या क्लोरोप्लास्ट में, राइजोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में।
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, और वो हमें प्रोड्यूस करके देती है एनर्जी। और किस फॉर्म में देती है? एटीपी फॉर्म में देती है। और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी के? ये 36 मॉलिक्यूल इन एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये थी आज की हमारी क्लास। थोड़ी लंबी रही है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। इस क्लास को हम यहीं करते हैं दी एंड। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास भी हम आपके लिए जल्दी अपलोड करेंगे। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप जो है किस टॉपिक पर, किस सिलेबस पर आप जो है वो क्लास चाहते हैं। हम आपके लिए वो क्लास जल्दी अपलोड करेंगे। थ्योरेटिकल बेसिस पे भी ला सकते हैं और एमसीक्यू सीरीज के बेस पे भी आपके लिए क्लास ला सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक आप कीजिए इंतज़ार। अपना रखिए ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।